हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किसने स्केल ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री व कौशल विकास उद्यमिता मंत्री भी हैं और इन्होंने ही एक ऐप लॉन्च किया, स्केल ऐप। स्केल की फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। लेदर एम्प्लॉय से संबंधित जो स्किल है उससे संबंधित इस ऐप को लॉन्च किया गया है। भारतीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र है वो चेन्नई के अंदर है। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ऐप। तो कुछ ऐप है इम्पोर्टेंट, उनमें पहला ऐप है वाइब्रेक ऐप। इसको आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य था लोगों को योग का महत्व समझाना। प्रगति ऐप, इसको एलआईसी ने जारी किया था। उद्देश्य था प्रीमियम को संग्रह करना व एजेंसी की जानकारी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। क्लीन सिटी ऐप, क्लीन सिटी ऐप को दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य था कचरा संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। नमस्ते योग ऐप, नमस्ते योग ऐप को आयुष मंत्रालय ने जारी किया था और इसका उद्देश्य था योग के बारे में लोगों को जागरूक करना। बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखते हैं मानस ऐप। मानस ऐप को जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है उन्होंने जारी किया था, लॉन्च किया था और उद्देश्य था नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी देना। इस ऐप की उद्देश्य था। सुगम्य भारत ऐप, सुगम्य भारत ऐप को केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने जारी किया था। उद्देश्य था इसका दिव्यांग व बुजुर्गों की शिकायतों के समाधान से संबंधित जानकारी के लिए सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया था। मेरा राशन ऐप, मेरा राशन ऐप को भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य था वन नेशन वन राशन प्रणाली है उसको सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से इस ऐप को लॉन्च किया गया था। ई रूपी ऐप, ई रूपी ऐप को भारत सरकार ने जारी किया था। लाभार्थियों को वाउचर सुविधा देने के उद्देश्य से इस ऐप को लॉन्च किया गया था। कृषि सखा ऐप, कृषि सखा ऐप को भारत एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने जारी किया था और उद्देश्य था किसानों को उच्च कृषि पद्धति व उत्पादकता के लिए सलाह देना। आगे देखते हैं प्रूफ ऐप। प्रूफ ऐप को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने जारी किया था, लॉन्च किया था और उद्देश्य था परियोजनाओं की निगरानी करना व उन्हें समय पर पूरा करवाना। मत्स्य सेतु ऐप, मत्स्य सेतु ऐप को भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया था और उद्देश्य था मछुआरों को जलीय कृषि की जानकारी देना। सतर्क नागरिक ऐप, सतर्क नागरिक ऐप को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने इसको जारी किया, लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार को खत्म करके शिकायतों को दर्ज करना। ई संपदा ऐप, ई संपदा ऐप को केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय ने जारी किया था। उद्देश्य था सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता व ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं कुछ ऐप। दोस्त फॉर लाइफ ऐप, इसे सीबीएसई ने लॉन्च किया था और उद्देश्य था 9वीं से 12वीं के छात्रों व अभिभावकों के लिए मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान करना। हमारी सड़क तामीर तरक्की ऐप, इसे जम्मू कश्मीर की सरकार के राज्यपाल ने इसको लॉन्च किया था। उद्देश्य था सड़क निर्माण संबंधी शिकायत तब परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी देना। हरित पथ ऐप, हरित पथ ऐप को राजमार्ग मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। उद्देश्य था राजमार्ग में वृक्षारोपण की निगरानी करना। आत्मनिर्भर निधि व एम हरियाली ऐप, इसको शहरी विकास मंत्रालय ने जारी किया था। दामिनी ऐप, दामिनी ऐप को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया था। उद्देश्य था मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करना। आगे देखते हैं कुछ ऐप और हैं। कोरोना कवच ऐप, इसको सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। ई गोपाला ऐप, इसको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसको लॉन्च किया था। एनडीडीबी का हेड ऑफिस है वो आनंद गुजरात में है और इसकी जो अध्यक्ष है वो वर्षा जोशी हैं और इसका उद्देश्य डेयरी किसानों की मदद करना। एम योग ऐप, इसको प्रधानमंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य था अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया है। तो इसे नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और इन्हीं ने ही नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक जो माल ढुलाई है उसको कम करना, जो माल ढुलाई में जो खर्चा है उसको कम करके कम समय पर जल्दी से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अभी वर्तमान में जो भारत का लॉजिस्टिक जो खर्च है वो जीडीपी का 13 से 14% है और इसे कम करके 10% करने का उद्देश्य रखा गया है। इसमें त्वरित रूप से माल को पहुंचाया जा सके, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। भारत में सबसे ज़्यादा जो जो माल ढुलाई होती है वो रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो रही है और उसको रोड ट्रांसपोर्ट को कम करके रेलवे और जहाज़ों के द्वारा किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा माल ढुलाई हो, ये इस पॉलिसी का उद्देश्य रखा गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, 2023 में पहली मोटो जीपी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो आंसर होगा भारत। भारत के उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट के अंदर
ये मोटो जीपी आयोजित की जाएगी। ये भारत में 14 साल के बाद होने वाली पहली मोटो जीपी होगी। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का क्या अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा 7%। एडीबी ने भारत की जो विकास दर है उसको 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है। एडीबी की स्थापना है वो 1966 में हुई थी। हेड ऑफिस इसका मनीला फिलीपींस के अंदर है और इसके जो हेड हैं वो मुत्सुत्सु आसाकावा हैं, जिनका संबंध जापान से है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर हो जाएगा क्रेडिट लुइस ने एक एजेंसी है, इसने ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो ग्लोबल जो वेल्थ गैप है वो सबसे ज़्यादा 2020 में था और वो था 82.3%, और 2021 में भी जो गैप है वो इतना ही है। मतलब ये है जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं। उनके बीच का जो गैप है गरीबी और अमीरी के बीच का वो लगातार बढ़ता जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आचार्य रामयत्न शुक्ल का निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले में हुआ था। इनका जन्म 1932 में हुआ था और अभी इनका निधन हो गया। ये संस्कृत के विद्वान थे और इन्होंने पुराने जो जितने हमारे ग्रंथ हैं, संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, उनको संरक्षण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इन्हें अभिनव पाणिनि भी कहा जाता है और इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी गई थी। 2021 में इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा चेक गणराज्य की रहने वाली लिंडा फ्रुविर्टोवा ने सिड मैग्डालेनेट को हराकर यह चेन्नई ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। लिंडा फ्रुविर्टोवा चेक गणराज्य की रहने वाली है और इनकी उम्र मात्र 17 वर्ष है और इन्हीं ने सिड मैग्डालेनेट को हराकर चेन्नई ओपन का खिताब। हाल ही में ईगा स्विटेक है, इन्होंने यूएस ओपन का एकल महिला का खिताब जीत लिया। ये पोलैंड की रहने वाली है और इन्होंने जेबोर्टुनिसेकी को हराया है। और यूएस महिला पुरुष का एकल खिताब जीत लिया वो कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 22 सितंबर। 22 सितंबर को हर वर्ष विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है और ये इसका उद्देश्य राइनो के संरक्षण से संबंधित है। वर्तमान में राइनो की 5 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं और उनके संरक्षण के उद्देश्य से 22 सितंबर को हर वर्ष विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। अभी वर्ल्ड बैंक ने अफ्रीका में पाए जाने वाले काले गैंडों के संरक्षण के लिए बॉन्ड भी जारी किया था। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा राधिका बत्रा, जारा जोया, वेनेसा नाकाटे और उर्सुला वॉन डेर लेन। इन सभी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार इनके असाधारण योगदान के लिए किया गया है और इन्होंने SDG जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में इनके योगदान के उद्देश्य के लिए ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में PM केयर्स फंड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वर्तमान में PM केयर्स फंड के अध्यक्ष हैं। देखते हैं आगे PM केयर फंड के बारे में। अभी ही कुछ दिनों 1-2 दिन पहले ही PM केयर फंड को लेके ही एक मीटिंग हुई थी, एक बैठक हुई थी, उसके अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और अब उसी के बारे में देखते हैं। उसके ट्रस्टीज़ बनाए गए थे रतन टाटा को, करिया मुंडा को, सुधा मूर्ति, KT थॉमस और राजीव महर्षि और आनंद शाह को PM केयर्स फंड के ट्रस्टी बनाया गया है। PM केयर फंड का जो फुल फॉर्म है वो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन से। स्थापना इसकी 27 मार्च 2020 में कोरोना से संबंधित हालात थी उनसे निपटने के लिए की गई थी। उसके चेयरमैन होते हैं वो PM होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण किया गया है तो महेंद्रगिरी से किया गया है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। और इसमें क्या हाइब्रिड का यूज़ किया गया है? तो इसमें तरल और ठोस, लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के जो फ्यूल हैं उनको मिला के इस मोटर का परीक्षण किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त
1969 को हुई थी। हेड ऑफिस बेंगलोर में है और इसके जो 10वें अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्ण रूप से स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल को नौसेना में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर होगा निस्तार और निपुण। इन दोनों को अभी शामिल किया गया है नौसेना के अंदर, और इन दोनों को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, जिसका हेड ऑफिस विशाखापट्टनम में है, और इन दोनों को ही अभी नौसेना में शामिल किया गया है। हमारे नौसेना के जो प्रमुख हैं वर्तमान में आर हरि कुमार हैं। बढ़ते हैं आगे, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने हाइपरटेंशन नियंत्रण और रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाइपरटेंशन नियंत्रण और रोकथाम के लिए। ये पुरस्कार है वर्ल्ड WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार 2022 पुरस्कार कहते हैं, और इसी पुरस्कार से भारत को हाइपरटेंशन नियंत्रण और रोकथाम के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर यूएनओ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। वर्तमान में इसके जो 9वें अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटरेस है। हेड ऑफिस इसका न्यूयॉर्क के अंदर है। तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट्स करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।